प्रकाश भाई, आप हमारे साथ में मनीष भाई आए हुए हैं और मैं आपके फार्म पे आया हूँ। आप हमें आपने इस फार्म कैसे डेवलप करा, इसका कुछ हमें इंसाइट दीजिए ताकि हमारे किसान भाई इसको अच्छे से सीख पाए। पहले बताइए कि आपका फार्म कहाँ है, कौन से क्षेत्र में, वहाँ से आप शुरू कीजिए। जय सिया राम। मैं प्रकाश केवलानी, रहना नागपुर। अभी हम जेपी फार्म एट कोंडाली अमरावती रोड पे हैं, महाराष्ट्र जिले में। ये ताइवान पिंक अमरूद की फसल है। ये पौधा अभी हमारा 15 जुलाई को 1 वर्ष का हुआ है। हमने जब इसकी प्लांटेशन किए थे तब ये पौधा 6 इंची का था। जी। 6 इंची का पौधा रहने के बाद में ट्रे वाला था, कोकोपीट वाला, कोकोपीट का। जो कि जी। निमाटोड फ्री आता है। उसको हमने अपने समझ से उसको डेवलप किए, अपनी समझ से टाइम टू टाइम प्रोनिंग किए, अपनी समझ से हमने अपनी खुद की बनाई हुई जो जितनी भी इनपुट्स हैं हमारे, जी। जिसमें कि हम एनारोबिक जीवामृत बनाते हैं जी। बैग, बायोडाइजेस्टर बैग में। कुछ फलों के एंजाइम्स बनाते हैं, जी। खट्टे मीठे कड़वे, वो भी इनका भी इनपुट है। और भट्टी खाद भी बनाते हैं अपनी, वो भी इनपुट डालते हैं। प्लस हमारा खुद का बनाया हुआ अमीनो एसिड है, जी। माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो भी डालते हैं। प्लस सबसे ज़्यादा अहमियत इसमें डॉक्टर किशन चंद्रा सर के माइक्रोब्स की है, अच्छा। जिनकी सॉइल के अंदर में हम कॉलोनी डेवलप करने के लिए उनके पूरे प्रोडक्ट यूज़ माइक्रोब्स करते हैं। डालते हैं। ठीक फॉलियर के अंदर में हमारे को जो फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, बैक्टीसाइड की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हम जदाम सल्फर यूज़ है। करते हैं, राम कोरियन सल्फर। थ्योरी का। कोरियन थ्योरी। और उनका JW या जदाम वेटिंग एजेंट भी ये यूज़ करते हैं। प्लस JMS भी यूज़ करते हैं, जदाम माइक्रो सॉल्यूशन। तो एक और माइक्रोबियल सॉल्यूशन है। हाँ, जी। और उसके बाद में डॉक्टर किशन चंद्रा सर के भी ट्राइको इको फंगी भी बेबीराना बेसियाना जिसमें कि रहता है स्ट्रेन, वो भी हम फॉलियर में यूज़ करते बहुत हैं। बढ़िया। प्लस इसमें सबसे अहम रोल रहता है बैगिंग का, जी। जो कि सही टाइम पे होनी चाहिए। ओके। और ये प्लांट के अंदर में जो उसकी स्टोरेज आनी चाहिए, उसके लिए जो उसको प्लांट को फ्लरिश करने के लिए जो अपने को खाद डालनी पड़ती है, जी। उसको हम जो खाद की पूर्ति है वो एनारोबिक जीवामृत की बैग से हम पूर्ति करते हैं बहुत बढ़िया। और एंजाइम से पूर्ति करते हैं। और साल में केवल एक बार हम इसमें भट्टी खाद को एज अ बेसल डोज बेसल करते डोज हैं। इसमें, तो वो बारिश के पहले दिया जाता है, किस समय दिया जाता है बेसल डोज? भट्टी खाद जो है जब प्रोनिंग करते हैं उससे 1 हफ्ता पहले भर पहले देते जाता हैं। है। तो इसकी प्रूनिंग कितनी बार होती है? प्रूनिंग इसकी साल में 2 बार होती है, एक हार्ड प्रूनिंग होती है और एक टॉप प्रूनिंग होती है फ्रूट मैनेजमेंट के टाइम पे। पर अपन एक ही प्रूनिंग पे एक ही बार बेसल डोज दे रहे हैं? हाँ, ठीक और है। 2 बार करते हैं तो फिर जब दूसरी रहते हैं, क्योंकि जी। हम 2 स्पैन को कवर करते हैं। ओके। एक आती है हार्वेस्टिंग हमारी अगस्त में, एक हार्वेस्टिंग आती है फरवरी में। अच्छा, तो दो। जो अगस्त में हार्वेस्टिंग होती है उसकी प्रोनिंग फरवरी में होती है, ओके। और जो फरवरी में हार्वेस्टिंग होती है उसकी प्रोनिंग जुलाई एंड जुलाई अगस्त में। फर्स्ट वीक में होती है। अच्छा। अच्छा प्रकाश भाई, आप कुछ ये जो बैगिंग करी है, बैगिंग के बारे में थोड़ी कुछ तरीके बता पाएंगे, कैसे किसान भाई अपने बैगिंग में अपने समय बचा पाए या सही तरीके से बैगिंग को समझ पाए, या कौन से फ्रूट को चुने बैगिंग करते समय? बहुत। बैगिंग को करते समय 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो फ्रूट की साइज़, जी। वो कंचा और सुपारी के साइज़ का नहीं रहना चाहिए, वो ठीक है। एटलीस्ट नींबू के साइज़ साइज़ का का रहना होना चाहिए। चाहिए। जी। और बैगिंग जो है वो आपको इस तरीके से अपने लेबर को ट्रेन करना है कि उसका जो टाइम कंज्यूमिंग है वो 2 चीज़ों में जाता है। एक तरफ फोम लगाना है, एक तरफ पन्नी लगाना है, और एक तरफ फ्रूट को देखना है। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए। ओके। आप नज़र पेड़ पे डालो कौन से फ्रूट को करना है। तो आपकी जो बेल्ट है, जो लेडी जो बांधती है, जो भी जी। एम्प्लॉय बांधता है, उसको कमर में बेल्ट के साथ में 2 बैग डालनी है। ठीक है। पहले फोम लगाते जाए, जिसको लगाना है, सेकंड टाइम में वो प्लास्टिक बांध ले उसको। बस। तो उससे जो उसकी जो ग्रोथ है लगाने की वो डबल हो जाएगी। तो जैसे आपके यहाँ मान लो एक साथ कितने एम्प्लॉय बैगिंग करते हैं, और एक दिन में एक एम्प्लॉय कितनी बैगिंग कर सकता है आपके यहाँ? मेरे यहाँ आज की तारीख में, जब नई सीखी बाई थी तो वो 200 बैग बड़ी मुश्किल से 7 घंटे में लगाती थी। आज की तारीख में वो 800 से 1000 के बीच में लगा लेती है। मतलब आपने 5 गुना तक हाँ, इंक्रीज उनको बना हमने दी। इन्हें एफिशिएंट बना दिया सिखा सिखा और के। भी कुछ तरीके ढूंढ रहे हैं ताकि इसकी हाँ, और एक नया तरीका ढूंढा है मैंने, जो कि मैं इजाद करूँगा, जी। सॉरी इम्प्लीमेंट जी। करूँगा। जी। तो उससे और वो चीज़ जो है मेरे ख्याल से 1300 से 1500 तक आ मतलब आप जाएगी और उम्मीद कर रहे हैं कि ये और इम्प्रूवमेंट पे और जाएगी? इम्प्रूवमेंट पे जाएगी। बहुत ही बढ़िया। अब भाई साहब, मेरा सवाल है आपसे मल्चिंग के बारे में। जी मल्चिंग में जो आपने करी है यहाँ पे, ये जी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे गन्ने की पराली का यूज़ करा है। जी। तो ये गन्ना तो आपके क्षेत्र में होता है क्या, पहले ये बताइए? नहीं, मेरे यहाँ खेतों में होता नहीं है। मैंने कहीं से ये इसको मैंने ऑन कॉस्ट ख़रीदा है, जी। ट्रांसपोर्ट करके। जी। और इसको मैंने ये फरवरी में, जब मैंने बहुत ज़्यादा सीज़न पीक पे रहता है टेम्परेचर का, जी। तब मैंने इसको यहाँ पर मल्च किया है ये। ओके। और उससे मेरे को इसका पानी का इवेपोरेशन रेट भी कम हुआ और खरपतवार भी कम हुई। और प्लस बायोमास लाई होने की वजह से क्या हो गया कि यहाँ पर ये जो जब ये डिकम्पोज होकर जब सॉइल में जाएगा, जी।
तो मतलब वो ऑर्गेनिक कार्बन को इनहेंस करेगा। अच्छा, इसने कहीं ना कहीं रूट की पोरोसिटी या पानी पकड़ने में भी आपकी मदद करी? रूट में बहुत पोरोसिटी आई है, वापसा कंडीशन अच्छी बनती है, केंचुओं की दादात अच्छी आ गई है। तो जो किसान भाई प्लास्टिक मल्चिंग करते हैं और अपनी जो पराली यूज़ करते हैं किसी प्रकार की जो मिल जाती है उनको, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में बताइए मुझे। पहली बात तो मैं ये बोलूँगा, प्लास्टिक की मल्चिंग मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि वो इको फ्रेंडली नहीं है। वेरी गुड। उसका जो वेस्टेज जब बनता है तो आखिर अपने को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ता है, जिससे पोल्यूटेड होता है। जी। और पहली अपनी जो ओजोन लेयर है काफ़ी ख़राब है। हम्म। तो अपने को ये भी चीज़ समझना है। और लाइव मल्चिंग करने से अपने को दो एडवांटेज मिल रहे हैं, जो मैंने आपको बताया। जी। प्लास्टिक के मल्चिंग से वो एडवांटेज नहीं मिलते हैं, ओके। और कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं और है, माइक्रोवेव एक्टिविटी भी नहीं होती है? और उससे माइक्रोबियल एक्टिविटी इनहांस नहीं होती, इससे बहुत ज़्यादा बहुत होती है। होती है, सप्रेस होती है। ठीक है। तो अब आने वाले टाइम में चूंकि आप कह रहे हैं गन्ना आपके यहाँ होता नहीं है, तो आप क्या तरीका ईजाद अभी करने मैंने वाले हैं? खुद से एक चीज़ समझी है कि जो मैं चीज़ खरीद रहा हूँ वो चीज़ मेरे को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जी। अभी मैं 4 एकड़ में एक 4G नेपियर ग्रास लगाने जा रहा हूँ, जी। जिसको कि शक्तिमान के हार्वेस्टर से हार्वेस्टिंग करके उसको करके, जी। और मैं इसका बेड में, तो वो जो खर्चा मेरा 10 रुपये होता था, अभी वो मेरा खर्चा 1 रुपये में हो जाएगा, और प्लस इन हाउस हो जाएगा। मतलब आपका इन हाउस हो जाएगा। पर एक और सवाल है कि जो पराली है ये थोड़ी लंबी आती है, हम्म। आप जब कुटेंगे तो क्या वो जो पराली है उसका साइज क्या है का? देखिए, वो जो एकदम मैंने, जैसे अपन जो बोलते हैं ना कि जो चारा जो अच्छा, खाती है ये गौ गौ माता, माता है। उस रूप में रहेगा। वो मेरे ऊपर है, कुट्टी करूँ या उसको डायरेक्ट बिछाऊं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक तो है। मैं सोच रहा हूँ कि करके करके देखने वाला देखेंगे हूँ। कि किस में हमको फायदा मिलता है। हाँ, जिसमें मेरे को लॉन्जिविटी मिलेंगी, और कम की अपने वहाँ पर धूल बचाना हाँ है, राइट। और प्लस पानी को भी रोकना है, क्योंकि मेरे यहाँ पानी की कमी रहती जी। अच्छा, तो अमरूद को वैसे पानी कम लगता है ज़्यादा लगता है, बता पाएंगे, या किस समय ज़्यादा लगता है उसको? है। देखिए, इसमें है ना, केवल अपने को प्लांट की फिजियोलॉजी रीड करते हुए और एज पर द क्लाइमेट कंडीशन देखते हुए पानी को अपने को अप डाउन करना समय रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जी। रेनी सीजन निग्लिजिबल रहती है, ओके। और विंटर से डॉर्मेंसी पीरियड में रहने के बाद में तो प्लांट की जड़ें पानी भी नहीं पीती है। ओके। तो अपने को, अगर आपकी स्वापसा अच्छा है और माइक्रोराइजा अच्छा पुट किया हुआ है, तो आपको ये सारी चीज़ें तो प्लांट जैसे मैं आपको प्लांट देख पा रहा हूँ, ये कौन कितने ईयर का प्लांट